नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी अनंत आईएएस कोचिंग के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि ये देश की पहली ऐसी हाइब्रिड कोचिंग है जहां पर यूपीएससी की, स्टेट पीसीएस की और सभी वनडे एग्जाम्स की साथ साथ तैयारी करी जा सकती है। अभी हम यूपीएससी का बैच चला रहे हैं, साथ साथ में आपके आरआरबी एनटीपीसी का बैच चला रहे हैं, साथ साथ में इसकी आपकी कवच सीरीज भी करा रहे हैं जिसमें आपके प्रैक्टिस टेस्ट के तहत सभी वो क्वेश्चंस कराए जाएंगे जिनके आने की संभावना है। तो 20-20 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस टेस्ट में आपको कराए जाते हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, प्रैक्टिस टेस्ट करते रहिए। और मैं ये आपको पूरी तरह से एश्योर करना चाहता हूं कि ये जो फैक्ट हम जो आपको बता रहे हैं, जो फैक्ट बता रहे हैं, इनमें से ही आपके प्रश्न आने वाले हैं। क्योंकि जो भी पिछले 7-8 साल का ट्रेंड है, उसको ट्रेंड को एनालिसिस करके ही हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। तो इनको आप देखिए और साथ साथ में इसको कीजिए। प्रश्न आज का पहला लेते हैं कवच सीरीज का, जिसमें 20 सवाल आपके कराए जाएंगे आज के प्रैक्टिस टेस्ट में। इनमें से क्या किसी फॉर्म के लिए परिवर्तनीय लागत नहीं है? तो बच्चों, परिवर्तनीय लागत वह लागत होती है जो कि उत्पादन बढ़ने के साथ में बढ़ती है और उत्पादन कम होने के साथ में कम होती है। जैसे कि अगर मजदूरी है, कमीशन है और पैकेजिंग का जो अमाउंट है, ये सभी अगर आप ज्यादा उत्पादन करेंगे तो इनमें ज्यादा खर्चा होगा, कम उत्पादन करेंगे तो कम खर्चा होगा, और अगर बिल्कुल उत्पादन नहीं होगा तो ये सभी परिवर्तनीय लागत जो है ये बिल्कुल जीरो हो जाएंगी। तो इनमें से कमीशन भी परिवर्तनीय लागत है, श्रम भी परिवर्तनीय लागत है, पैकिंग भी परिवर्तनीय लागत है। लेकिन संपत्ति कर जो कि है, मान लीजिए आप कोई जमीन किराए पर लेते हैं तो उसका किराया तो आपको उतना ही देना पड़ेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसलिए संपत्ति कर जो है इसका सही उत्तर है, यह एक परिवर्तनीय लागत नहीं है। परिवर्तनशील लागतें वह अंश होता है जो उत्पादन के बढ़ जाने से बढ़ता है और घट जाने से घटता है। यदि उत्पादन किसी समय नहीं हो रहा है तो परिवर्तनशील लागतें बिल्कुल समाप्त हो जाती हैं, जैसे कच्चे माल का मूल्य, ईंधन पर व्यय, श्रमिकों की मजदूरी, कमीशन और पैकेजिंग आदि। जबकि संपत्ति कर परिवर्तनीय लागत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। किसी वस्तु या सेवा की एक अतिरिक्त इकाई खरीदने से उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली अतिरिक्त संतुष्टि या लाभ को क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है मार्जिनल यूटिलिटी। आपने सभी ने जिन्होंने फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट जो बीकॉम के छात्र रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। सोचिए, इस किसी पॉइंट पर आपको बहुत ज्यादा भूख लग रही है, तो जब आप एक रोटी खाएंगे तो आपकी भूख थोड़ी सी शांत होगी, जब आप 2 रोटी खाएंगे तो आपकी भूख और शांत होगी। लेकिन जब आप 3 रोटी 4 रोटी खाने के बाद जब आप 5वीं रोटी खाएंगे तो उससे सेटिस्फेक्शन का जो लेवल है आपका कम होगा। इसी को कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। किसी वस्तु या सेवा के उपयोग में इकाई वृद्धि करने पर प्राप्त होने वाले लाभ को उस वस्तु या सेवा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। जैसे 4 केलों से हमें 28 इकाई उपयोगिता प्राप्त होती है। मैं आपको समझा रहा था ना कि 4 रोटी अगर आपने खा ली तो आपको जो सेटिस्फेक्शन का लेवल प्राप्त होगा वो 5वें केले से नहीं प्राप्त होगी, और इसमें 30 इकाई मिलती है। इसका मतलब 28 में 30 में से 28 घिसाएं जैसे ही घटा देंगे तो आपको क्या होगा? आपको केवल 2 इकाई मिलेगी। और इसी 28 को आप मान लीजिए कि सबसे पहली रोटी खाने में आपको 15 मिली, दूसरी में 7 मिली, उसके बाद मान लो कि आपको 3 ही मिली, उसके बाद 2 ही मिली। इस तरह से आपका घटता चला जाएगा सेटिस्फेक्शन का लेवल। तो इसे कहते हैं सीमांत उपयोगिता। ये इसका सही उत्तर है। समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स को निम्न में से किस रूप में परिभाषित किया जाता है? निर्णय लेने और संसाधनों के आवंटन में व्यक्तियों, परिवारों और फर्म के व्यवहार का अध्ययन। गलत। अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसमें लाभ के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। गलत। अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसमें व्यक्तियों के निवेश के तरीकों का अध्ययन किया जाता है। गलत। अर्थशास्त्र की एक शाखा जिसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था का व्यवहार और प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है। तो समग्र रूप से जहां आ जाए वही होती है समष्टि अर्थशास्त्र, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स में आपको बता देता हूं कि क्या होता है कि इसमें समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के व्यवहार तथा प्रदर्शन का अध्ययन किया जाता है। समष्टि आर्थिक विश्लेषण का एक अध्ययन कई कारणों से महत्वपूर्ण है जो निम्नलिखित है। अर्थशास्त्र की कार्यप्रणाली को समझने के लिए, आर्थिक नीति के निर्धारण में सहायक और व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक। और जब एक कोई टुकड़ा होता है अर्थव्यवस्था का, एक छोटा सा मान लीजिए कि कोई सेगमेंट होता है, उसको कहा जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और समष्टि को कहा जाता है जो पूरा होल मतलब पूरी तरह से एक
मतलब सभी इकाइयों को जो अपने अंदर समाहित कर लेता है समग्र रूप से। बढ़ी हुई सरकार निर्बचत को प्रतिसंतुलित करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है। उपयुक्त सिद्धांत किसने दिया? तो बच्चों ये सिद्धांत दिया था रिकार्डो ने, जिनका पूरा नाम था डेविड रिकार्डो। डेविड रिकार्डो के बारे में मैं आपको बता देता हूं कि डेविड रिकार्डो एक ब्रिटिश राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने एक दलाल और वित्तीय बाजार सट्टेबाज के रूप में अपने पेशेवर जीवन की शुरुआत की। उन्होंने अर्थशास्त्र में कई महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए, जिसमें से एक प्रमुख सिद्धांत यह है कि बढ़ी हुई सरकारी निर्बचत को प्रतिसंतुलित करने के लिए परिवारों को बचत में वृद्धि करनी होती है। इसके अलावा इनका एक महत्वपूर्ण सिद्धांत तुलनात्मक लागत का सिद्धांत भी है। निर्बचत का मतलब है कि बचत से उल्टा, बचत का विलोम होता है निर्बचत। जब बचत नहीं होती है, ऐसे समय में जो हाउस होल्ड होते हैं, जो परिवार होते हैं, अगर वो बचत करने लगते हैं तो सरकार का इसमें फायदा होता है, अर्थव्यवस्था का फायदा होता है। ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जिसके सदस्यों का काफी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में हो। आज सभी आप जानते ही हैं ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का एक सिद्धांत आ गया है और उसका एक डायमेंशन है कि आप आर्थिक रूप से समृद्ध होने चाहिए, सब होने चाहिए। मान लीजिए कि एक देश में मान लीजिए 50 आदमी हाईली अमीर हैं और 50 आदमी हाईली गरीब हैं, उस देश को खुशहाल नहीं कहा जा सकता। तो यह सिद्धांत दिया था एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ एक ब्रिटिश नीतिवेत्ता, दार्शनिक और राजनीतिक अर्थशास्त्री थे। उन्होंने आधुनिक अर्थशास्त्र का उन्हें जनक भी कहा जाता है। उनका प्रसिद्ध कथन था कि ऐसा कोई भी समाज निश्चित रूप से समृद्ध और खुशहाल नहीं हो सकता जिसके सदस्यों का काफी बड़ा हिस्सा गरीब और दयनीय स्थिति में होता है। तो यही इकोनॉमिक्स भी कहती है, यही पॉलिटी भी कहती है। पॉलिटी भी इसी को प्रति समर्थित करती है। वो ये कहती है कि आय का असमान बंटवारा, इकोनॉमिक्स कहती है कि आय का जो असमान बंटवारा है, असमान वितरण है, वो किसी भी अर्थव्यवस्था, किसी देश के लिए नुकसानदेह होता है। और हमारा पॉलिटी में भी ये कहा जाता है कि आय का क्या होना चाहिए, ऐसा अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के लिए अहितकारी संकेंद्रण ना हो। इतना भी किसी पे ज्यादा पैसा ना हो कि वो किसी व्यक्ति को खरीद ले, और इतना भी किसी के पास कम पैसा ना हो कि उसे अपने आप को बेचना पड़े। तो यही हमारे देश की जितनी व्यवस्थाएं हैं, आप भूगोल पढ़ लीजिए, अर्थशास्त्र पढ़ लीजिए, आप पॉलिटी पढ़ लीजिए, कि अल्टीमेटली ये किसी भी देश के खुशहाली की तरफ ही ले जाती हैं। और ये जो एक पूरा ये खुशहाली का जो सेगमेंट है, जैसे कि आप ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस का अगर देखेंगे तो ये अलग अलग डायमेंशंस हैं, जिसमें सामाजिक खुशहाली आ जाती है, राजनीतिक खुशहाली आ जाती है, आर्थिक खुशहाली आ जाती है, सभी उसके डायमेंशंस के अंतर्गत ही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है? बड़े पैमाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध। तो प्रतिबंध शब्द खुली अर्थव्यवस्था के लिए बिल्कुल गलत है। तो यही सही उत्तर है, पहला ही उत्तर हमारा सही हो गया, बाकियों को देखने की जरूरत नहीं है। बड़े पैमाने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध खुली अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। किसी देश में व्यापार की ऐसी स्थिति जब किसी देश या समाज को किसी साथ भी व्यापार की छूट हो, एक खुली अर्थव्यवस्था कहलाती है। वैसे तो इस प्रकार के व्यापार में कोई सरकारी अंकुश या नियंत्रण नहीं होता, लेकिन सरकार ऐसी नीतियां अवश्य बनाती है ताकि व्यापार को किसी भी प्रकार की बेईमानी से रोका जा सके। जैसे हमारा देश है, हमारे देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सरकारी संस्थानों के साथ में सरकारी अर्थव्यवस्था के जो सेगमेंट है, उनके साथ साथ में भी प्राइवेट सेगमेंट भी चलती हैं, जैसे पब्लिक प्राइवेट और की जो पार्टनरशिप है। तो हमारे देश में एक मिश्रित अर्थव्यवस्था काम करती है, जो कि एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तेल उत्पादन में वृद्धि का कारण क्या है? तेल उत्पादन में वृद्धि का कारण है पीली क्रांति, और पीली क्रांति इसका सही उत्तर है। पीली क्रांति का संबंध तेल उत्पादन से है। जैसे देश के कुल कृषि में क्षेत्र में लगभग 15% भाग तिलहनी फसलें हैं, जैसे तिल, अलसी, सरसों, सूर्यमुखी, मूंगफली और सोयाबीन उगाई जाती है। इसी प्रकार हरित क्रांति का संबंध फसल उत्पादन से भी है। श्वेत क्रांति का दुग्ध उत्पादन से, भूरी क्रांति का उर्वरक से है। आप सभी मुझे कमेंट करके बताइए कि हरित क्रांति के भारत में जनक कौन, किस व्यक्ति को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है, भारतीय हरित क्रांति का जनक? क्योंकि जो अगर ऑल ओवर देखेंगे तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है, लेकिन भारतीय हरित क्रांति के जनक का आपको नाम बनाना है, कमेंट करके बताना है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने की, जिन्हें भारत की आधुनिक सांख्यिकी का जनक कहा जाता है? इसका सही उत्तर है पीसी महालनोबिस, यानी कि जिनका पूरा नाम था प्रशांत चंद्र महालनोबिस। सही उत्तर है इसका ऑप्शन ए। भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना 17 दिसंबर 1931 को कोलकाता में पीसी महालनोबिस द्वारा की गई। वर्ष 1959 में संसद के
अधिनियम के द्वारा इन्हें राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया। सांख्यिकी और संबंधित विषयों में अनुसंधान संस्थान का प्राथमिक उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, हिंदू दर वृद्धि दर नामक शब्द किसने गढ़ा था, जिसे भारतीय अर्थव्यवस्था में निम्न वृद्धि दर वाली अवधि के रूप में संदर्भित किया जाता है? इसका सही उत्तर है प्रोफेसर राजकृष्ण। प्रोफेसर राजकृष्ण ने भी जो मतलब लो ग्रोथ रेट थी, जो निम्न वृद्धि दर थी, उनको इन्होंने हिंदू वृद्धि दर का नाम दिया था। अगला प्रश्न लेते हैं, ऑप्शन 10, 20 पॉइंट प्रोग्राम भारत सरकार का डैश में शुरू किया गया। तो 20 पॉइंट प्रोग्राम इंदिरा जी ने चलाया था, जो हमारी माननीय प्रधानमंत्री थी, पूर्व प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी। उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम चलाया था। किस लिए चलाया था? गरीबी उन्मूलन के लिए, गरीबी हटाओ के तहत गरीबी इंदिरा गांधी जी ने सरकार द्वारा 20 सूत्री प्रोग्राम चलाया था। 1975 में की गई थी, तत्पश्चात 1982, 86 और 2006 में इस कार्यक्रम की पुनर्संरचना की जा सकती है। वर्तमान में 20 पॉइंट कार्यक्रम 2006 से लागू है। इस कार्यक्रम का मूल उद्देश्य पिछड़े एवं निर्धन व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार करना है। तो सही उत्तर क्या हुआ? 1975। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 के दौरान जर्मनी के सहयोग के किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? इसका सही उत्तर है राउरकेला। इससे संबंधित एक ट्रिक है, वो ट्रिक भी मैं आपको बता दूंगा। और आपके लिए अभी इतना जानना है कि जो वो ट्रिक है उसमें इसमें सही जो उत्तर है वो है पश्चिमी जर्मनी का किसने किया था? राउरकेला ने किया था। राउरकेला में इस्पात संयंत्र बनाया गया था पश्चिमी जर्मनी की सहायता से। और आप सभी को पता है कि पहले उस समय पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी के रूप में जर्मनी विभाजित था, तो हम पश्चिमी जर्मनी इसको सही उत्तर मानेंगे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 में विशेष रूप से भारी उद्योगों पर ध्यान दिया गया, जिसमें ओडिशा में राउरकेला में स्थित राउरकेला स्टील प्लांट पर भारत के सार्वजनिक क्षेत्र में पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र बनाया गया, जिसे 1960 से 19 दशक में बनाया गया था। और साथ में पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। भिलाई स्टील प्लांट सोवियत संघ रूस के सहयोग से प्रथम पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। बोकारो स्टील प्लांट यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से तृतीय पंचवर्षीय योजना में बनाया गया था। ये 5 ऐसे स्टील प्लांट हैं जिनको याद करने की आपको मैं ट्रिक भी बता दूंगा जब हम इससे संबंधित क्लास करेंगे। अभी के लिए आप इतना समझिए कि पहला जो प्लांट जो ये पश्चिमी जर्मनी के सहयोग से बनाया था राउरकेला था। भविष्य निधि के संदर्भ में यूनाइटेड ये यूएएन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका मैं आपको बता रहा हूं, मैं बोलने वाला भी था। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर भविष्य निधि के संबंध में होता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? यूनिवर्सल अकाउंट नंबर। ठीक है, रिटर्न जमा करने और देयता संबंधी ब्यौरे के संबंध में इस संख्या को अनिवार्य बना दिया गया है। उल्लेखनीय है कि कर्मचारी को भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ एक सरकारी संगठन है जो सदस्य कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन खातों का प्रबंधन करता है। अगला प्रश्न लेंगे, भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार इनमें से कौन सा भारत में स्थित एक विदेशी बैंक है? यस बैंक बिल्कुल नहीं, डीसीबी बिल्कुल नहीं, इंडसइंड बैंक बिल्कुल नहीं, सोनाली बैंक जो कि एक बांग्लादेशी बैंक है, ये एक कौन सा बैंक हो गया? एक विदेशी बैंक हो गया। तो सही उत्तर क्या है? सोनाली बैंक लिमिटेड। अगला प्रश्न लेंगे, भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया? अभी हमने पोस्ट में भी इस क्वेश्चन को पूछा था, बच्चों ने सही उत्तर दिया है 1969 इसका सही उत्तर है। भारत सरकार द्वारा बैंकों का राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई 1969 ईस्वी को किया गया था। ये सभी वाणिज्यिक बैंक थे। इस तरह से 15 अप्रैल सन 1980 को निजी क्षेत्र के 6 और बैंकों को भी राष्ट्रीयकृत किया गया था। अगला प्रश्न लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई भारत में साख नियंत्रण का काम करती है? तो साख नियंत्रण का काम भारत में एक ही बैंक करती है और वो है आरबीआई। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये साख नियंत्रण का काम कैसे करती है? आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के द्वारा हुई थी। ये साख नियंत्रण इसका काम है साख नियंत्रण करना, मुद्रा के लेन देन को प्रतिनियंत्रित करना, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर आदि। ये साख नियंत्रण इस प्रकार से करती है कि ये बैंकों को कर्जा देती है, जो भी कमर्शियल बैंक होते हैं या सरकारी बैंक होती है उनको कर्जा देती है, रेपो रेट पर कर्जा देती है और उनकी प्रतिभूति यानी उनसे जो सिक्योरिटी कोलैटरल के रूप में उनसे लेती है और जो बाजार के अंदर ज्यादा से ज्यादा तरलता को लेकर आती है। और जब इनको ऐसा लगता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो ये बाजार से तरलता को घटा लेती। कैसे घटा लेती है? रिवर्स रेपो रेट के द्वारा। और रिवर्स रेपो रेट में ये क्या करते हैं कि ये पैसा
बैंकों से लेते हैं और जो कोलेट्रल होता है या जो प्रतिभूति होती है, सिक्योरिटी होती है, बदले में उनको दे देते हैं। तो इससे क्या होता है कि बाजार से तरलता घट जाती है और इन्फ्लेशन भी, महंगाई भी घट जाती है। इसको बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मुद्रा का पूर्ण रूप क्या है? मुद्रा का पूर्ण रूप है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। आप सभी को याद रखना है, डी फॉर डेवलपमेंट है, आर फॉर रीफाइनेंस है, ए फॉर एजेंसी है और MU फॉर माइक्रो यूनिट है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा नियामक निकाय भारत में एकमात्र नोट जारी करने वाला प्राधिकरण है? आप सभी को पता है RBI ही नोट जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही नोट जारी करता है। तो यही एकमात्र प्राधिकरण है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। भारत के हर तरह के नोटों का RBI ही जारी करता है। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की अधिकृत पूंजी के साथ में की गई। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। RBI के प्रथम गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जबकि वर्तमान में इसके गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा जी हैं। आरबीआई के प्रमुख कार्य क्या हैं? बैंकों के बैंक के रूप में कार्य करता है, आंकड़ों का संग्रह करता है, विदेशी विनिमय को नियंत्रित करता है, नोटों का निर्गमन करता है और साख का नियंत्रण करता है। और साख का नियंत्रण कैसे करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशन से करता है। निम्न में से कौन सा देश बिटकॉइन को वैध मुद्रा के रूप में स्वीकार करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है? इसका सही उत्तर है एल सल्वाडोर। एल सल्वाडोर ऐसा पहला देश है जिसने बिटकॉइन को एक अपनी मुद्रा के रूप में माना है। डैश बैंकिंग प्रणाली में धन का विस्तार या संकुचन करने और ब्याज दरों को प्रभावित करने के लिए केंद्रीय बैंक द्वारा की जाने वाली सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद या बिक्री को संवर्धित करता है। मैं अभी आपको यही बता रहा था। इसको कहते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। सरकार साख नियंत्रण के लिए आरबीआई क्या करता है? प्रतिभूतियों की खरीद करता है और प्रतिभूतियों की बिक्री करता है। जब ये प्रतिभूतियों की खरीद करता है तो बदले में क्या पैसा बैंकों को देता है, बाजार में तरलता आती है और थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ता है। और इन्फ्लेशन अगर जैसे बहुत ही कम हो जाए दाम, तो तब इन्फ्लेशन बढ़ाना भी पड़ता है, क्योंकि अर्थव्यवस्था की ग्रोथ के लिए कभी कभी इन्फ्लेशन बढ़ना भी चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से ये साख नियंत्रण करता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना अभी मैंने पिछले प्रश्न में आपने को बताया है कि अप्रैल 1935 में की गई। सी सही उसका उत्तर है। और कौन से एक्ट के तहत की गई थी? अभी आपको पता है कि आरबीआई एक्ट 1934 के तहत की गई थी। 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। तो ये थे 20 सवाल आज के प्रैक्टिस टेस्ट के। तो बच्चों, कहीं कोई त्रुटि हुई हो उसको आप जरूर एक बार देख लीजिए। और क्या होगा कि अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आता है तो उसके रूप में आपको कमेंट करके आपको जरूर मतलब ये डिस्कशन करना चाहिए कि सर ये गलती आपकी है या हमारी है, कहीं मुझे कंफ्यूजन है, तो ये जरूर पूछ लेना चाहिए। हालांकि हमने ये प्रश्न जो बनाए हैं पूरी तरह से ध्यान में ये रखकर बनाए हैं कि कहीं कोई त्रुटि ना हो। तो बच्चों, अगला जो सेट हम कराएंगे वो हम आपको कल कराएंगे। तो मिलते हैं कल आपको कवच सीरीज के अगले प्रैक्टिस टेस्ट में। तब तक के लिए आप सभी को हमारा जय हिंद, जय भारत।